अंकित, पहले तो टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हर एक्टर का एक ये होता है कि एक यूनिफॉर्म ऑफिसर जो सिविल सर्विस में हो वो करना, और वो जो आपको हम उसी अंदाज में देखने वाले हैं, तो पहले तो इस बारे में जानना चाहेंगे। जी, डेफिनेटली मेरा जो पहला काम था लाइफ का, चक्रव्यूह, वो भी बाय चांस एक पुलिस ऑफिसर का रोल था। सो आई स्टार्टेड विद दैट, एंड दिस वन इज आल्सो अ कॉप, सो आई हैड सम रेफरेंस पॉइंट्स फ्रॉम देयर, क्योंकि इस तरह का काम किया हुआ है तो कुछ रेफरेंसेस वहां से उठाकर उसी को और इवॉल्व किया और आगे बढ़ाया। सो आई एम वेरी लकी टू गेट टू प्ले भगवान इन कुल। जैसे कि सीबीआई ऑफिसर होते हैं, वो कॉप से बिल्कुल अलग होते हैं, थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट या सेंस ऑफ जो होता है उनका क्राइम को, ड्यूटीज ही अलग है उनकी, ड्यूटीज ही अलग होती है। बट इस तरह का किरदार करना एज एन एक्टर कितना एंजॉय करते हो आप, और चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है? एंजॉय तो मैं बहुत करता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत ऑफिसर्स देखे हैं। मेरे कुछ कजिन्स भी आर्मी में ऑफिसर हैं, मेरे मामा एक ताऊ जी पुलिस में हैं, तो उन सबको देखा हुआ है शुरू से कि कैसे ये लोग बिहेव करते हैं, क्या इनकी जर्नी रहती है, कौन सी पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर ड्यूटीज कैसी रहती हैं। तो और एक ज़माना था जब मन था आर्मी में जाने का स्कूल में, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि मैथ्स वगैरह से बहुत वीक थी मेरी। तो मन तो पहले से ही था, बट वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होती हैं वो सब मैंने हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट की हैं और बहुत जाना है उसके बारे में। तो अब जैसे भगवान का ही जब कैरेक्टर ऑफर हुआ तो मेरे पास उसके भी रेफरेंस पॉइंट्स थे कि मैं 8-9 लोगों से कुछ कुछ चीज़ें उठा सकता हूँ कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है, तो उनका दिमाग कैसे काम करता है, वो उनका डिमीनर क्या होता है, कैसे वॉक करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ से लेके तो उससे बन जाता है कैरेक्टर। अब कुल के बारे में बात करते हैं, तो क्या कुछ होने वाला है? जितना आप बता सके वो बता, क्योंकि हमें पता है पूरा तो नहीं बता पाएंगे, बट हिंट अगर दे तो किस तरह की सीरीज है और क्या कुछ देखने मिलने वाला है? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग शो है, और बहुत बहुत सारा इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन द शो। तो अभी सेकंड को आ गया था शो बाहर, सारे एपिसोड्स आउट हैं, आप देख सकते हैं, उसमें पूरी स्टोरी उसके अंदर है। तो ऐसे में कोई एक ट्रैक पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा। एक रॉयल फैमिली की स्टोरी है, 4 भाई बहनों की, उनके पेरेंट्स की एक लीनियज चलता आ रहा है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी को लेकर, चीज़ों को लेकर। थ्रिलर है, एंटरटेनिंग है, बहुत मस्ती है। इट्स इन अ वेरी डिफरेंट जोन, बिल्कुल ग्रे और डार्क जोन में भी नहीं है, बिल्कुल ब्राइट जोन में भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर किस्म की ऑडियंस को केटर करता है शो कहीं ना कहीं। तो आप जब देखेंगे, आप उसमें बताना देखकर कैसा लगा आपको। बिल्कुल। हाँ जी। जब आज ओटीटी की बात है तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू यू कुल का ऐसा क्या यूएसपी है जो दर्शकों को इसकी ओर खींच रहा है? कुल का जब ट्रेलर भी आउट हुआ था ना, तो उसमें एक डिफरेंट एनर्जी थी। मतलब अभी हर रोज एक नया ट्रेलर बाहर आता है किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का। तो मुझे खुद इसलिए नहीं कि अपना काम है, पर जब वो बाहर आया तो इट वाज वेरी डिफरेंट, वेरी वाइब्रेंट। कलर स्कीम ऐसी है कि हर एक, सपोज उसमें 10 कैरेक्टर्स हैं, 10 के 10 अलग ही दिखते हैं। हर किसी का अपना ही ट्रेट है। तो एक सटलिटी की तरफ ना जाके कि सब लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा बात करते हैं, हर कोई अतरंगी है अपने अंदाज में। तो वो इसका यूएसपी मुझे लगती है कि अगर आप निमृत, अमोल, गौरव, रिद्धि, चारों भाई बहन जो हैं, इनके भी कैरेक्टर, चारों बहुत अलग अलग इंसान हैं, और चारों का पहनावा, चारों का रंग ढंग, रहन सहन, सब कुछ बहुत अलग है। तो वो अपने आप में एंटरटेनिंग हो जाता है, क्योंकि आप किसी का भी सीन देखेंगे आपको वो रेपिटेटिव नहीं लगेगा, कि हर सीन में कुछ नया देखने को मिलता है। प्लस उनके जो पापा प्ले कर रहे हैं, और राहुल जी, रोहित जी, एवरीबडी इन द शो, सुहास, सो एवरीबडी इज वेरी डिफरेंट, सबका अलग है उसमें जोन देखने के लिए। सो आई थिंक दैट्स द यूएसपी। सो आमतौर पे मैंने वेब सीरीज में देखा है जो कि एक बड़े लेवल पे बनती है, फिल्म से लेके एक्टर्स होते हैं, कुछ नए न्यू कमर्स होते हैं, कुछ सीजन एक्टर होते हैं, तो क्या कुछ सीखने मिलता है? माहौल कैसे होता है सेट पे? हर किसी से सीखने को मिलता है, चाहे आप टीवी में काम कर रहे हैं, फिल्म में, वेब में। हर एक प्रोजेक्ट में आपको अलग तरह के डायरेक्टर्स मिलते हैं जिनका अलग तरीका होता है काम करने का। सबसे अच्छी बात यही है अपनी इंडस्ट्री में कि आप जितने प्रोजेक्ट्स करें उतने तरह के लोग मिलते हैं काम करने के लिए। इसमें भी सच वंडरफुल एक्टर्स इन द शो, और सबका काम देखा है हमेशा, सबको रिस्पेक्ट मिली है उनके काम को लेकर। तो हमेशा से एक पहले ऐसा लगता था कि ये चीज़ प्रेशर बनाती होगी, पर अब समझ में आता है कि वो प्रेशर बनाने से ज़्यादा वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं, बिकॉज यू गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम। तो उनके साथ सीन करने में भी सबकॉन्शियसली आप बहुत कुछ सीख रहे हो, तो एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, और आप फील करते हो कि अंदर कुछ चेंज हुआ है, कुछ इवॉल्व हुआ है। तो वो मैंने इस शो में डेफिनेटली फेस किया। अंकित, अभी ना नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, यहाँ से यहाँ पे आना
उस सफर के बारे में जानना चाहेंगे। हम्म। तो ये कीड़ा जो है एक्टिंग का, वो कब काटा और कैसे यहाँ पे आना ये हुआ? कोई मतलब ऐसे इसका आंसर ना पर्टिकुलर मैं कभी दे नहीं पाता हूँ कि जी। कब, पर ये पक्का है अब जब मैं एनालाइज करता हूँ कि ये कब शुरू हुआ होगा तो कहीं ना कहीं बचपन से है। जी। थोड़ी इंपॉर्टेंस पसंद आती है शुरू शुरू में आपको। स्पोर्ट्स में था तो थोड़ी सी स्कूल में भी आपको वैलिडेशन मिलती है। जी। हीरो मानते हैं जूनियर्स की, हाउस कैप्टन है, स्पोर्ट्स कैप्टन है, तो वो ना एक आदत बनी हुई थी इम्पोर्टेंट फील करने की, अलग चीज़ें करने की, कल्चरल्स में पार्टिसिपेट करने की, स्पोर्ट्स में रहने की। कुछ रीज़न नहीं था उसका कि जी। किसी डायरेक्शन में जाना है या इसको करियर बनाना है। पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, जी। पर वो वही जो ड्राइव थी कि कुछ अलग करते रहना है पढ़ाई के अलावा, और जो चीज़ें क्लास में सब कर ही रहे हैं उसके अलावा जो जो ऑप्शन अवेलेबल है मैं सब करूँगा। जी। तो वो शुरू तब से हो गया था, और करते 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 इतने सालों में मैं एक्टिंग तक पहुंच गया बाय चांस। मतलब हो सकता है मैं डायरेक्शन में होता, हो सकता है प्रोडक्शन में होता, मैं एडी भी रहा हूँ, मैंने कास्टिंग भी की है, प्रोडक्शन भी किया है इनिशियल ईयर्स में, मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब की है, और वॉलीबॉल भी सिखाया मैंने बच्चों को ओके। स्कूल के बाद। तो बहुत चीज़ें की हैं, तो होते 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 कहीं मन में होगा कि एक्टर ही बनना है। जी। तो कोई पढ़ाई नहीं की एक्टिंग की, कोई इंस्टीट्यूट नहीं गया, कोई थिएटर ज़्यादा नहीं किया मैंने, बस यही कि ऑन फील्ड सीखते सीखते यहाँ तक पहुँच गया। राइट। सर, जैसे कि बोलते हैं ना कि बचपन में कोई एक्टर को देख के भी मन करता है हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ जी। नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी हाँ। दिखना है वो बड़े पर्दे पे। तो ऐसे कब हुआ किसी एक्टर को बहुत देखा? होता था, मतलब हर फ़िल्म को देख के होता था मुझे। अगर बिल्कुल बचपन में चला जाऊँगा तो मोहरा तब आई थी उस दौरान पे, तो कैसेट पे हम देखते थे लाकर उसको। तब भी फ़िल्में बहुत अच्छी लगती थी देखना। मैं पोस्टर्स बहुत देखता था। कहीं भी घर से बाहर निकले हैं, स्कूल से आते हुए, तो इंटरेस्ट यही होता था कि जो भी लिखा है पोस्टर पे किस-किस के नाम हैं, कौन-कौन एक्टर्स हैं। टीवी भी चल रहा है तो एंड तक पढ़ना उसमें कौन-कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं। जबकि कोई ऐसा घर में माहौल नहीं था कि सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, पर मैं छुप-छुप के या कैसे भी देखता रहता था ये सब। और फिर जब मम्मी टीवी देखती थी तो टीवी पे आने का मन करता था कि यार जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं। तब रियलिटी शोज़ बहुत उस वक़्त पे क्रेज़ था, रोडीज़ वगैरह, तो वो देख के इंटरेस्ट आता था कि यार बहुत सही चीज़ें ये करना है। फिर रंग दे बसंती वाला जब टाइम आया, उस वक़्त की फ़िल्में बहुत ही अच्छी थी। जी। वी वर इन 9th 10th क्लास उस वक़्त, तो अलग एक ज़ील होती है। और वो स्टोरी लाइन्स ऐसी होती थी उस वक़्त पे कि हर लव स्टोरी भी, पैट्रियोटिक फ़िल्म भी, सब मोटिवेट करती थी आपको कि रियल लाइफ़ में मोटिवेट हो जाते हो आप। ये नहीं पता था कि वो इस तरफ बुला रही हैं चीज़ें। तो कहीं न कहीं हर एक एक्टर ने, हर एक फ़िल्म ने, हर एक सीरियल ने, हर एक गाने ने इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मोटिवेट किया है यहाँ पे आके कुछ काम करने के लिए। राइट। पर जैसे कि आज हम आपको देखते हैं और आज लोग जानते हैं, आज आप काम कर रहे हो अच्छे से, पर इसके पीछे की स्ट्रगल स्टोरी, सफलता सब देखते हैं, जी। पर क्या आपकी स्ट्रगल स्टोरी क्या है? स्ट्रगल स्टोरी, अगर यही टर्म यूज़ करें तो मैंने चूज़ किया है इसको। जी। तो इसको तो मैं एक बैटल की तरह ही लेता हूँ। तो स्ट्रगल फिर आपको थोड़ा पीछे धकेल देता है थोड़ा-सा। मैं वर्ड कोशिश करता हूँ ना यूज़ करूँ, क्योंकि फिर वो अपने आप को एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हो। जी। स्ट्रगल में फिर आप वो चीज़ें ढूँढते हो जो आपके पास नहीं है, बजाय उनके कि जो चीज़ें हैं आपके पास। तो एक जब डिसीजन लिया है अपने लिए कि कुछ चीज़ें करनी है, तो फिर उसके रास्ते भी निकालने पड़ते हैं। अगर फिलहाल सपोज़ एक्टिंग का काम नहीं है, तो मैं साथ-साथ और क्या कर सकता हूँ पैसे कमाने के लिए कि मेरा सपना चलता रहे, पर पैसे कमाने भी ज़रूरी हैं। एमबीए किया हुआ है, तो उससे क्या फ़ायदे उठा सकता हूँ मैं? कैसे मार्केटिंग में घुस सकता हूँ, कैसे प्रोडक्शन में घुस सकता हूँ? तो दिमाग वहाँ भी चलता रहा हमेशा से। और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वेयर डू यू स्टैंड। ऐसा नहीं कि यार मैं आ गया हूँ तो नाउ द वर्ल्ड ओज मी समथिंग, ऐसा नहीं होता कि मैं अब बॉम्बे आ गया हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हो रही? नहीं होंगी, वो अपने हिसाब से होंगी। तो मेरे ख्याल से हर इंसान को कोई भी किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में एक सेल्फ अवेयरनेस हो कि ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ और ये सारी इतना मेरे में दिमाग है, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब तक मेरी पसंद का काम नहीं होता तब तक मैं वो सब काम करता रहूँ, बजाय घर पे बैठ के दुनिया को कोसने के कि यार उन सबको तो मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? उनके तो पेरेंट्स ये हैं, उनकी फैमिली है। तो आपको किसी ने बुलाया भी नहीं यहाँ पर। जी। ना आपको अपनी दुकान बनानी है, खुद खोलो, खुद बनाओ। अब तो वही एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि अगर मैं मेरठ में भी काम कर रहा होता तो, और मेरा कुछ ऐसा बिजनेस होता जो मेरे पेरेंट्स मुझे देना चाहते हैं, जी। तो उस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं करेगा इस चीज़ को कि उन्होंने दे दिया आपको बिजनेस, तो वो मेरी दुकान है तो मुझे मिल जाएगी। यहाँ मुझे अपनी दुकान बनानी है तो मुझे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी अलग से उसके लिए।
आई गेस यही सोच है जो शायद आपको यहाँ हाँ, तक ये होनी चाहिए सबकी, पता है Right. कि हर एक फील्ड में, हर एक काम में सबकी अपनी डेस्टिनी है, सब अपनी एनर्जी लेके आते हैं और बजाय आसपास का शोर सुनने के, क्योंकि अगर हम सबको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे कि कौन लाइफ में क्या करता है, कौन क्या बोलता है, किसका क्या चल रहा है लाइफ में, अपने आप को टाइम दे नहीं पाते हैं फिर। उतना टाइम सिर्फ खुद को देना 24 घंटे, तो आप 10 साल बचा लेते हो लाइफ के। True. ये फर्क पड़ जाता है। Right. So मेरे से यहाँ पे what was Mumbai's first impression about क्या था मुंबई के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन आपका? मुंबई तो मुझे मैजिकल लगती थी शुरू से ही। मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया था, मैं पुणे गया था, सीएमई पुणे, मेरा भाई फौज में है, तो उसके पास एक हफ्ता रुका था। तो वहाँ ना एक ऐसे बोर्ड लगा हुआ था, मुंबई 200-300 किलोमीटर जो भी, तो वो देख के भी मैं ऐसे, पेट में कुछ होता है ना कि एक बार बॉम्बे जाना है, देख के आना है। तो हम लोग बाइक पे आए थे इधर और मन लग गया था, ऐसा लगा था कि आना है, काम करना है यहाँ पे आके। तो फिर कॉलेज जब खत्म हुआ तो यू हैव टू साइन दिस प्लेसमेंट के टाइम पे, एमबीए के बाद प्लेसमेंट्स होती है ना, तो उसमें कुछ एक फॉर्म था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आई डोंट वांट एनी जॉब सो आई वोंट सिट फॉर प्लेसमेंट्स। तो वो सबके लिए बहुत शॉकिंग था, क्लास में भी, टीचर्स के लिए भी, घर पे नहीं पता था ऑब्वियसली। तो मैंने वो दरवाजे बंद कर दिए सारे अपने कि यार अगर जॉब लग गई तो मैं दिल्ली तो नहीं छोड़ पाऊंगा उसके बाद जी. और मेरठ वापस जा नहीं सकता और जॉब करनी नहीं है। तो सबसे पहले वो फॉर्म भरा कि आई डोंट वांट एनी जॉब। अब मैं सीधा मुंबई निकल जाता हूँ, डिग्री हाथ में है, जॉब ढूंढ लूंगा, करनी है तो वहीं पे करूँ ना जहाँ पे मेरा भी काम हो सकता है जो मैं करना चाहता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर शिफ्टिंग टू मुंबई 12 years बैक वॉज कि मैं आके पहले तो दोस्त के यहाँ बैग वैग रखे, एजेंसीज में कॉल किया कि भाई जहाँ पे भी इस प्रोफाइल की जॉब हो, जॉब दिला दो। सो विद इन अ वीक आई सिक्योर्ड अ जॉब फॉर माई सेल्फ एचआर में ही, और वो काम शुरू किया। अब मेरी मंथली एक्सपेंसेस सॉर्ट हो गए। अब मैं सोच सकता हूँ कि आगे क्या करना है, बजाय यहाँ पे आके शोर मचाने के कि हाय राम कोई मेरी मदद करो, Right. बहुत दुख है। अपने रास्ते निकालने चाहिए सबको, सबकी अपनी डिफिकल्टीज होती हैं, सबकी होती हैं, किसी भी लेवल पे रास्ते निकालने आने चाहिए। प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बजाय सॉल्यूशंस क्रिएट करने चाहिए। Right. जब घर वालों ने पहली बार स्क्रीन पे आपको देखा जी, क्या रिएक्शन था उनका? बहुत रोए वो लोग, तो बहुत खुश हुए थे। पहला एक ऐड आया था मेरा, हॉटस्टार का ही था शायद, उसमें वो स्टार बनाना होता था ऐसे ऐसे करके। सो दैट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग। उस वक्त मैं कास्टिंग करता था, Okay. तो बाय चांस आ गया, मैंने ऑडिशन भी नहीं किया था उसके लिए, कि फोटोज थी उनके पास कि 5-6 एक्टर्स होंगे, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, देखते हैं। वहां जाके स्टोरी लाइन चेंज हो गई एंड दे मेड मी द पर्सन हु इज डूइंग एवरीथिंग इन द एड। Okay. तो मेरे लिए भी नई चीज थी वो। तो जब वो एड आईपीएल के टाइम पे बाहर आया, बहुत प्ले होता था, तो वो प्राउड फील करते थे वो लोग। उनको इनिशियली नहीं पता था मैं बॉम्बे में हूँ, पर 1 साल में बताया उनको कि यहाँ पे हूँ और मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया हर तरीके से जितना कर सकते हैं। दे वर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, और आज भी बहुत खुश हैं। जब शो बाहर आया, वेरी हैप्पी। तो वो किसी तरह का प्रेशर नहीं है घर वालों की तरफ से, उनको पता है कि अपनी जर्नी अपने हिसाब से जी रहा है। Right. तो जैसे कि आपने कहा कि अपनी जर्नी अपने हिसाब से आप जी रहे हो, बट व्हाट आर योर डूज एंड डोंट? अब अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो क्या वो डूज होते हैं या क्या डोंट होते हैं अंकित के, कि वो उन हिसाब से उस हिसाब से प्रोजेक्ट पे काम करते हैं? अभी इस स्टेज पर वेरी फ्रैंकली मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। Okay. जो काम मेरे पास आएगा वो मुझे एक्सेप्ट करना होगा। मतलब Okay. एक स्टेज आती है व्हेन यू कैन चूज व्हाट टू डू। Right. अभी जब ऑप्शंस क्रिएट होंगे उस तरह के, तब मैं बोल सकता हूँ कि यार ये मेरे डूज हैं, मेरे डोंट्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, पहले दिन से ही कुछ चीजें थी कि जो मुझे नहीं करनी थी। जैसे व्हाइल डूइंग टेलीविजन आल्सो, मेरा ये दिमाग में सॉर्टेड था कि मैं सास बहू ड्रामा नहीं करूंगा। Okay. चाहे मैं और 2 साल, 5 साल, 10 साल वेट करूं। लकीली चक्रव्यूह मिला जो अलग शो था, फिर मनमोहिनी मिला, वो फैंटेसी ड्रामा था, बेहद अलग तरह का शो था, झुकी झुकी सी नजर अलग तरह का शो था, इश्क में और जाम अलग तरह का शो था। तो वो इतनी मैनिफेस्टेशन थी कि उस तरह का काम मुझे नहीं करना, तो वो आया भी नहीं मेरे पास। वेब में जो स्पेस में ढूंढ रहा था, ये भी बहुत मैनिफेस्ट किया था कि यार एक कॉप का रोल करना है, वेब में अच्छा कैरेक्टर करना है, कि वेब में जब भी एंट्री होगी अच्छा कैरेक्टर करना है। तो उस वजह से जो काम नहीं करना था वो मना किया, तो जो आना था वो आ गया। तो मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट फिल्टरिंग आउट थिंग्स रादर देन डिसाइडिंग। ठान लो कि यार ये तो नहीं करना। जैसे मुझे मैथ्स नहीं चाहिए थी लाइफ में, तो मैंने एचआर किया। अब उससे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मैथ्स तो नहीं करूंगा। तो एक पर्टिकुलर चीज नहीं करूंगा, दूसरी अपने आप आनी होगी तो आ जाएगी। तो बट आज जब आप इतने समय से इस फील्ड में हो
और लोग आपके कई दोस्त भी होंगे, तो ओटीटी ने एक्टर्स की जिंदगी किस तरह से बदली है? बहुत अच्छे तरह से बदली है। मन का काम करने को मिल जाता है बहुत बार, स्पेशली जो टीवी से जो एक्टर्स निकल के आते हैं। एक पहले लाइंस ड्रॉन थी जी। 5-7 साल पहले तक कि टीवी, फिल्म्स, वेब उतना नहीं था। फिल्मों से फिर वेब में आने लोग शुरू हुए, फिर वेब में नए लोग आने शुरू हुए। सो राइट नाउ आई थिंक विद विद द रेलेवेंस ऑफ सोशल मीडिया, एवरीबडी इज सीन ऑल द टाइम। मतलब हर कोई टीवी पे भी उतना ही दिखता है, बड़ी स्क्रीन पे तो दिखने ही लोग कम हो गए हैं। ज़्यादातर सब ओटीटी पर ही आ गए हैं हर तरह से। तो लाइंस ना वो ब्लर हो गई हैं। सो एवरीबडी इज डूइंग एवरीथिंग। तो अब वो रोक टोक, स्टीरियोटाइपिंग, वो सब नहीं है काफी हद तक। तो अगर आप फिट करते हो कैरेक्टर में, एंड इफ यू हैव ऑडिशन्ड वेल, तारे लाइंड अप हैं आपके, तो हर तरह का काम आपको कभी भी कहीं भी मिल सकता है। दिस इज फॉर श्योर। बहुत चेंजेस आए हैं। राइट। तो हमने तो कुल के बारे में तो बात की, लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पिछले कुछ सालों से मैंने काफी कुछ शूट किया है। 2 साल में अराउंड 4 फिल्में आनी हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं, और ऑलमोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हो चुका है उनका, और अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म से बात चल रही है। तो उनकी डेट्स वगैरह तो मुझे नहीं पता। एक बहुत स्पेशल फिल्म है जो इस साल के एंड में आएगी, 120 बहादुर एक्सेल के साथ वो फिल्म की है। फरहान उसमें मेजर शैतान सिंह प्ले कर रहे हैं, फरहान अख्तर। तो उस फिल्म का भी शूट खत्म हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। आई थिंक इट्स कमिंग आउट इन नवंबर, जैसा मीडिया में आया है, 21 नवंबर शायद। तो वो एक बहुत स्पेशल फिल्म है, और आर्मी बेस्ड फिल्म है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, ट्रू कैरेक्टर्स, बैटल ऑफ रजांगला। वो हार्ट रेंचिंग फिल्म है। इट्स वेरी वेरी स्पेशल। राइट। So I was working with फरहान अख्तर। वेरी गुड। उनकी फिल्म्स जिसमें वो डायरेक्टर थे या जिनमें एक्टर भी रहे हैं, वो सबने सराही हैं, तो सबको पसंद आई हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिल चाहता है, तो रॉक ऑन और लक्ष्य, और उस वक्त हम स्कूल में थे, तो ये सारी फिल्मों का अलग इम्पैक्ट है, उस टाइम पे इम्पैक्ट होता है। डॉन, एंड देन मिल्खा, and being a sports person, I have been very fond of his films and the kind of presentation the production house does and he does. उनकी कहानियां, so वो एक एक्सपेक्टेशन थी कि होगा तो अच्छा ही, मतलब उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा होना ही होना है। बट गेटिंग टू नो हिम पर्सनली एज द पर्सन दैट ही इज एंड द एक्टर दैट ही इज ऑन सेट, समथिंग चेंज इन मी। ऐसा होता है ना कि यार मैं बहुत मानता था इनको, बहुत बड़ा फैन था, बट अब मैं इनका डाई हार्ट फैन हूँ, मतलब फॉर द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज एंड द वे ही वर्क्स, हिज एथिक्स। तो वन मैन आर्मी पूरा शो रन कर सकते हैं वो अपने आप। ही इज वेरी गुड, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू वर्क विद हिम। राइट। जैसे कि बीट फरहान अख्तर या जावेद साहब के रिसेंटली आई डिड हिज इंटरव्यू, उनकी बातें जब आप सुनते हो तो सुनते रहने का मन करता है। तो ऐसी कोई बात या कुछ उनसे हुई जो आपके साथ हमेशा रहेगी? बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि हमारा जो शूट था लद्दाख में, वो होता था मोस्टली नाइट शूट होते थे हमारे, क्योंकि नाइट के ही सीक्वेंसेस हैं मोस्टली। तो वो रात को 2-3 बजे का टाइम जो होता है ना, 3-4 बजे का, जब चीजें स्लो हो जाती हैं बहुत, अब साथ में बैठे होते हो, तो काम को लेकर, एक्टिंग को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, और पॉलिटिक्स, आई थिंक वी स्पोक अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग अंडर द सन। जो भी चीजें होती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, उनकी बातें सुनना। तो काफी चीजें यू गेट टू नो दैट यू थॉट दैट वर राइट, बट आप उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो चीजें और चेंज हो जाती हैं। सो टू टॉक टू पीपल हु आर वेरी वेल रेड, वेरी लर्नड, एंड हु हैव अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड, उनकी बातें सुन के तो फिर इट्स एनरिचिंग। वही एक्सपीरियंस था। राइट। लद्दाख में जैसे शूट किया, तो वहां पे शूट करना, वहां पे जाके उस ठंड में डायलॉग डिलीवरी करना कितना चैलेंजिंग रहा? बहुत चैलेंजिंग था। पहले तो सांस लेने की प्रॉब्लम थी, तो एक्लेमेटाइजेशन हुआ। 10-15 दिन पहले गए थे हमने, 3 महीने ट्रेनिंग की थी, और वहाँ पे पूरा पहाड़ चढ़ना उतरना तो ऐसा हो गया था कि अब 2 मिनट का काम है। सो वी बिल्ट दैट स्टैमिना विद टाइम, और शूट करते करते प्रॉब्लम्स आती थी, बट एक रियलाइजेशन ये हुई कि हम लोग तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। जो रियल में जो सोल्जर्स हैं जो वहाँ रहते हैं, और जिनके पास वो कंफर्ट नहीं जो हमें मिलता था, कि अरे एक शॉट के बाद कॉफी आ गई, अरे शॉल दे दो, अरे गर्म पानी दे दो, तो वो काम करते करते ना वो चीज़ हट गई थी, क्योंकि एक इंस्पिरेशन हमें ये मिली हुई थी कि ये लोग सच में थे,
जी और आज भी जो लोग वहाँ पे पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। right. तो एक अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि यार इतना नहीं चाहिए कुछ कंफर्ट। सो वी ऑल वर रफ एंड टफ, वी वर इन द स्टोरी, इन द फिल्म। तो वो उतना पता नहीं चला कुछ, वो प्रॉब्लम्स काउंट ही नहीं हुई कहीं पर। right. Now let's talk about, हर एक्टर का ये भी सपना होता है कि फेस्टिवल में फिल्म जाए, जो जी। आपकी फिल्म जा रही है जी मैडम ड्राइवर। मैडम ड्राइवर, आई गेस न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल। हाँ जी हाँ जी, अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल जा रही है, वो 22 जून को उसकी स्क्रीनिंग वहाँ पर होनी है। बहुत अभी जब मुझे पता लगा वो तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने लिस्ट देखी ना, तो उसमें ओपनिंग फिल्म मनोज बाजपेयी सर की है, एक नवाज सर की एक उसमें फिल्म प्ले होने वाली है, नीना गुप्ता मैम की फिल्म प्ले होने वाली है। सो ऑल गुड फिल्म्स फ्रॉम आवर कंट्री हैव बीन सिलेक्टेड, और इंडियन फिल्म्स चल रही हैं सारी वहाँ पर। तो उस लिस्ट में जब अपनी फिल्म का नाम था और उसमें साथ में लिखा हुआ था, तो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर आवर होल टीम कि फिल्म वहाँ तक पहुँचेगी और चलेगी। मुंबई में, कोलकाता में अलग अलग फेस्टिवल्स में चली है अभी तक, दुबई चलने वाली है, बट दिस इज वेरी स्पेशल, न्यूयॉर्क फेस्टिवल इज वेरी स्पेशल। तो वो भी वहाँ है। अब तक का रिस्पांस कैसे है और क्या बहुत अच्छा रिस्पांस बताना है। चाहेंगे? इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म। तो इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन वो नहीं रहती हैं जो एक ड्रामा फिल्म में या कमर्शियल फिल्म में होती है कि लोग एक्साइट हो जाएंगे देखकर, या कुछ सीख के निकलेंगे या फिर रोते हुए निकलेंगे। इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती हैं चीजें, उसी तरह की पेस है उस फिल्म की। इट्स अ वेरी स्वीट स्लो फिल्म, आर्टसी फिल्म, जिसमें 3 लोगों की कहानी है और उनकी लाइफ का एक चंक है 2-3 हफ्ते का। तो वो देखकर लोग एंजॉय बहुत करते हैं उसको, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। इतना सिंपल है कि आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, आपको हंसी नहीं आएगी, आपको रोना नहीं आएगा, यू बी कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग एंड जस्ट लुकिंग एट दोस 3 पीपल लिविंग अ गुड लाइफ। उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितना रियल लाइफ में होते हैं उतने ही ड्रामेटिक हैं, ड्रामेटाइज नहीं किया हुआ उनको फिल्मों के हिसाब से। सो आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ दैट फिल्म, कि इट्स अ वेरी सिंपल फिल्म, वेरी सिंपल फिल्म। एज अ व्यूअर, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू लाइक टू वॉच? एवरीथिंग। मैं वैसे बहुत फिल्मी हूँ, मुझे ड्रामा पसंद है। मतलब फिल्म्स हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म की तरह होनी चाहिए। देयर हैज टू बी सम ड्रामा इन इट, इट हैज टू इग्नाइट सम इमोशन विद एवरी सीन, आफ्टर एवरी 3-4 सीन्स। और अगर एक फिल्म देखी है ना, तो मैं 2-3 बार तो मुझे या तो गूज़बम्प्स आने चाहिए, या रोना आना चाहिए, हंसी आनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, कुछ तो अंदर फील हो। टाइम नहीं निकलना चाहिए कि हाँ देख लिया 2 घंटे निकल गए। सो आई वॉच ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट, बट पर्सनली मुझे ऐसी फिल्में पसंद है जिसमें कुछ तो ड्रामा हो। लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी जो? अभी केसरी 2 देख कर आया मैं, वेरी गुड फिल्म, मजा आ गया उसमें। हाँ, तो जैसे पहली केसरी से बहुत अलग है जी। उसमें जितना एक्शन था उतना ही वर्बोज है ये फिल्म, बट इम्पैक्ट बराबर है दोनों का। उसमें भी उतने ही गूज़बम्प्स आते हैं, इसमें भी आते हैं। 2 डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट जॉनर्स, बट सेम इम्पैक्ट। अंकित, आपको कभी नहीं लगा कि साउथ में ट्राई करना चाहिए? मन तो करता है बहुत, तो देखते हैं उसमें भी कभी कुछ होगा तो डेफिनेटली ट्राई करता हूँ मैं वहाँ पर भी। आई हैव ऑडिशनड फॉर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स ओवर देयर, और मुझे लगता है कि विद टाइम, विद इन अ फ्यू मंथ्स और इयर्स, आई थिंक आई विल क्रैक समथिंग इन साउथ फॉर श्योर। राइट। अब तक का स्टार स्ट्रक मोमेंट? जॉन इब्राहिम से मिला था मैं, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स बचपन से। तो दिस वाज व्हेन आई जस्ट, मैं बॉम्बे आया था तभी, और एक दोस्त मेरा इंटरव्यू लेने वाला था उनका, कि ऐसे ऐसे भाई मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो तू आके मिल। मेरा बहुत मन था, सो आई वाज वर्किंग हियर ओनली। मैं ऑफिस से बोला कि मैं आता हूँ, बहुत इमरजेंसी है। मैं महबूब स्टूडियो तक गया और वहाँ पे आई मेट हिम। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टार स्ट्रक मोमेंट, कि मैं ऐसे ब्लैंक हो गया था आंखों के सामने, कि समवन यू लुक्ड अप टू ऑल योर लाइफ एंड द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज एंड हिज करियर ग्राफ। कैसे बात की? बहुत अच्छे, बहुत हम्बल, और जैसे होता ना प्यार से मिलना, हग करना, ऑल द बेस्ट बोलना, जस्ट अ ब्रीफ मीटिंग, बट आई विल रिमेंबर दैट फॉर लाइफ। क्योंकि वो बचपन के जो है ना, शाहरुख सर से मिलना है, काम करना है उनके साथ, तो मुझे लगता है अगला मोमेंट तभी आएगा वो। I'm sure. लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि हमारा शो कुल इज आउट ऑन जियो हॉटस्टार, एंड इट्स अ वंडरफुल शो, यू विल एंजॉय। जितने भी मुझे रिव्यूज आए हैं, जो भी लोग मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, सब लोगों ने जब शुरू किया है वो खत्म करके उठे, उससे पहले नहीं उठे। सो इट्स फुल ऑन एंटरटेनमेंट, जस्ट गो एंड वॉच इट एंड हैव अ गुड टाइम वॉचिंग द शो। ऑल्सो अभी
जो चीज़ें ग्लोबली और हमारे देश में और आसपास हो रही हैं, लेट्स ऑल स्टे यूनाइटेड, ऑल प्रे फॉर पीस एंड प्रे फॉर जस्टिस। और जिस तरह की चीज़ें हैं, लेट्स नॉट मिक्स इट अप विद अदर थिंग्स, और जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं, अपनी अपनी फौज को सपोर्ट करते हैं, अपने सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और दुआ करते हैं कि बहुत शांति वापस आ जाए इस पूरी दुनिया में। इट्स ऑल मेहम एवरीवेयर। मौसम भी अभी चेंज हो गया है, बारिशें शुरू हो गई हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हैविंग सेड दैट, कुल देख लेना इस बीच में बस प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो Okay, मच। thank you. थैंक यू।